अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एसिड्स, बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो जो हमारी डिस्कशन भी होगी वो भी इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में होगी, एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 10 का, और इस लेक्चर में भी हम किसकी बात करेंगे? एसिड्स और बेस के कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे। जो किसने दिया है कॉन्सेप्ट आज का? ये दो केमिस्ट है, एक का नाम ब्रॉन्स्टेड है और दूसरे का नाम है लोरी। इन दोनों ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है एसिड्स और बेस के बारे में, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन हमें ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हम सिर्फ आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट पे क्यों इक्तिफा नहीं करते? क्या आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट काफी नहीं था एसिड्स बेस को डिफाइन करने में? तो जब हम आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आर्हेनियस ने एसिड्स बेस को डिफाइन किया, तो आर्हेनियस ने जिस तरीके से एसिड्स बेस को डिफाइन किया, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अच्छे तरीके से हमें एक ब्रॉड कैटेगरी वाला एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे दे ताकि वो सारे एसिड बेस को डिफाइन कर सके। आर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो एसिड बेस की पहली डेफिनेशन थी और पहला कॉन्सेप्ट था। तो हम कहेंगे कि आर्हेनियस ने ही हमें किसकी तरफ लेके आए? ये एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट की तरफ हमें आर्हेनियस लेके आया है। आर्हेनियस ने एसिड्स और बेस को डिफाइन किया था, और कैसे डिफाइन किया था? आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो स्पीशीज है जो पानी में जाके क्या दे दे? प्रोटॉन दे दे। इसी तरह उन्होंने कहा था कि बेस वो स्पीशीज है जो पानी में जाके क्या दे दे? हाइड्रोक्सल आयन दे दे। ये आर्हेनियस ने कहा था। और क्या कहा था? कि एसिड वो स्पीशीज जो पानी में जाके प्रोटॉन दे दे, बेस वो स्पीशीज जो पानी में जाके हाइड्रोक्सल आयन दे दे। आर्हेनियस ने हमें कॉन्सेप्ट दे दिया एसिड्स और बेस के बारे में, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आर्हेनियस का जो एसिड है ये पानी का मोहताज है। ये पानी में ही सिर्फ एसिड्स कहला सकता है, पानी के बगैर ये एसिड्स का कोई पता नहीं चलता कि ये कंपाउंड एसिड्स है भी या नहीं है। एसिड सिर्फ किस में पता लगा सकते हैं? पानी में। यानी आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है ये पानी का मोहताज है, ये एक्वस मीडियम का मोहताज है। नॉन एक्वस मीडियम में हमें नहीं बताता कि एसिड्स कौन सी स्पीशीज है और बेस कौन सी स्पीशीज है। इसके अलावा जो आर्हेनियस का एसिड है ये प्रोटॉन का भी मोहताज है। ये कहता है कि प्रोटॉन लाजमी होना चाहिए, प्रोटॉन लाजमी डोनेट करे। तो ये प्रोटॉन पे ही अड़ा हुआ है, इससे आगे पीछे ये बात नहीं करता। ये कहता है कि प्रोटॉन होगा, पानी में देगा तो वो एसिड्स कहलाएगा। प्रोटॉन नहीं है, पानी में नहीं दे रहा तो एसिड नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें, उन्होंने बेस को डिफाइन करके तो दे दिया कि जो OH आयन दे दे वो बेस है। लेकिन फिर क्या कर दिया? हमें लिमिट में भी रखा और ये भी कहा कि सिर्फ कहाँ पे दे सकता है? पानी में दे सकता है। पानी में जो OH आयन दे दे वो बेस है। अब ये बेस भी, इसका बेस भी मोहताज है पानी का, और इसका बेस अड़ा हुआ है OH आयन पे। ये कहता है कि OH आयन देगा, OH आयन होगा और पानी में देगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो ये हर एसिड बेस को डिफाइन नहीं करता। अगर हम बात करें, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है तो एसिड, लेकिन आर्हेनियस इसको डिफाइन नहीं करता। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन करने में फेल हो गया। अमोनिया एक बेस है, लेकिन आर्हेनियस इसको डिफाइन नहीं करता क्योंकि इसके पास OH आयन नहीं है, पानी में जाके OH आयन डोनेट नहीं करेगा, है नहीं इसके पास OH आयन। तो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है ये इस अमोनिया को भी डिफाइन करने में फेल हो गया। इस वजह से अब हमें एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्ट चाहिए जो इनको भी डिफाइन करे और साथ में आर्हेनियस के एसिड बेस को भी लेके जाए। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट की आर्हेनियस के साथ दुश्मनी होगी कि उन्होंने कहा जी बस आपने जो डिफाइन किए हैं वो आपके ही हैं, अभी जो आपने छोड़ दिए हैं उसको मैं डिफाइन करता हूं। ऐसा नहीं है। ये वो कॉन्सेप्ट जो आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे, इनका बुनियादी मकसद ये होगा कि ये कोशिश करेंगे कि ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स के भी एसिड्स बेस को कवर करें, और जिनको इन्होंने कवर नहीं किया था, जिनको ये डिफाइन करने में फेल हो गए थे, उनको भी ये अपने अंदर समा सके, उनको भी ये डिफाइन करें। तो इसलिए हमें एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी कि जो सारे के सारे एसिड बेस को डिफाइन
कर पाए। अगर सारे को डिफाइन नहीं भी कर पाते लेकिन मैक्सिमम को तो वो कवर कर सके ताकि हमें फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम आते हैं नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो आर्हेनियस के लिमिटेशंस की वजह से हमें ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। अगर आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता, ये हर एसिड बेस को डिफाइन कर पाता और एक्वस मीडियम तक महदूद ना होता, तो फिर हमें इस ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट की जरूरत ना पड़ती। तो हम आते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की तरफ। ब्रोंस्टेड और लोरी ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है, ये 1923 में हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है एसिड्स और बेस का, और जो कि आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था ये 1884 में दिया था। अब जो 1923 में कॉन्सेप्ट दिया है ये दो केमिस्ट ने दिया है, एक हमें ब्रोंस्टेड ने दिया है, दोनों का कंबाइन कॉन्सेप्ट है, और दूसरा हमारे पास इसके साथ कौन है, लोरी है हमारे पास। इन दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये ब्रोंस्टेड कौन था, ये डेनमार्क का रहने वाला था, इसको हम डेनिश केमिस्ट कहते हैं। और जो लोरी था ये इंग्लैंड का रहने वाला था, इसको हम इंग्लिश केमिस्ट कहते हैं। ये इंग्लैंड का रहने वाला था। दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस कॉन्सेप्ट पे काम किया है। ब्रोंस्टेड ने अपने इलाके में रह के अलग काम किया है एसिड बेस पर, और लोरी ने भी अपने ही इलाके में रहकर अलग काम किया। लेकिन जब इन दोनों ने कॉन्सेप्ट्स आगे कमेटी के सामने पेश किया है, केमिस्ट्री या साइंस की कमेटी के सामने पेश किया होगा, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता था। इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक ही कॉन्सेप्ट बना दिया और इसको नाम दे दिया ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ये दोनों एसिड्स और बेस को डिफाइन करते हैं, और इनकी जो कोशिश है, और वो ये थी इनकी कोशिश कि ये कोशिश है कि मैक्सिमम एसिड बेस को ये क्या करे, डिफाइन कर सके। तो इनके मुताबिक जो एसिड है, एसिड वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। ये कौन कह रहा है, ये ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हमें। ये कहते हैं कि इनके मुताबिक एसिड वो स्पीशीज है जो क्या करे, प्रोटॉन डोनेट करें। और बेस के बारे में ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि बेस वो स्पीशीज हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, यानी जो प्रोटॉन एसिड डोनेट कर रहा था उसी प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, ये बेस। जो डोनर है उसको क्या नाम दिया गया, एसिड्स का नाम दिया, और जो एक्सेप्ट करने वाला है उसको क्या नाम दे दिया, बेस का नाम दे दिया। तो हम कहेंगे कि जो ब्रोंस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट है ये प्रोटॉन के ट्रांसफर होने से ताल्लुक रखता है। एक प्रोटॉन लूज करता है, रिलीज करता है, और दूसरा इसको एक्सेप्ट करता है। तो एक से प्रोटॉन जा रहा है और दूसरा उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है। तभी हम कहेंगे कि जो ब्रोंस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट है ये किसके लिहाज से है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। एसिड से प्रोटॉन जाता है और ये प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करता है, बेस एक्सेप्ट करता है। तो यहां से प्रोटॉन निकल के इसके तरफ जा रहा है, इसलिए जो प्रोटॉन लॉस करेगा उसको क्या नाम दिया गया, डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको एक्सेप्टर का नाम दिया गया। तो ये इस तरह इन्होंने इसको डिफाइन किया। अब अगर आप जरा इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के साथ, तो आर्हेनियस ने भी तो बेस की यही, एसिड की सॉरी यही बात की थी। इन्होंने कहा था कि एसिड वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और ब्रोंस्टेड और लोरी भी तो यही बता रहे हैं कि एसिड वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। लेकिन जरा दिमाग को घुमाएं और इसको सोचें जरा कि आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट तो करता है, लेकिन किस में डोनेट करता है, पानी में डोनेट करता है, एक्वस मीडियम में। तो क्या ये पानी का मोहताज है, बिल्कुल नहीं। उसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो पानी के लिहाज से दिया, मीडियम उन्होंने क्या दिया, पानी, लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम नहीं बताया कि किस मीडियम में लॉस करे, तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से क्या है, बेहतर है। दोनों की डेफिनेशन है तो सेम,
एसिड ये भी डिफाइन करता है कि प्रोटॉन दे दे, और एसिड आर्हेनियस भी डिफाइन करता है कि प्रोटॉन दे दें। लेकिन जो ब्रोंस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट है, एसिड के मुताबिक ये पानी का मोहताज नहीं है, ये किसी भी मीडियम में जाके प्रोटॉन देगा, चाहे पानी में हो उसमें भी देगा। तो इसने इसी एसिड्स को भी क्या कर दिया, अपने अंदर समा के रख दिया। जो आर्हेनियस ने कहा उनको भी अपने अंदर समा के रख दिया, और इसके अलावा ऐसे एसिड जो पानी में नहीं थे, पानी में उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक नहीं थी, वो भी जाके इन्होंने डिफाइन करके दे दिया कि किसी और मीडियम में भी हम एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। बेस की हम बात करते हैं तो बेस ये कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करें, लेकिन आर्हेनियस ने क्या कहा था कि बेस वो स्पीशीज है जो क्या दे दे, हाइड्रोक्सल आयन दे दें, पानी में दे दें। तो इनका बेस टोटली डिफरेंट है, और इनके जो एसिड्स हैं वो क्या है, सेम है। एसिड्स की डेफिनेशन दोनों की सेम है, लेकिन बेस की डेफिनेशन दोनों की डिफरेंट है। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और ये OH आयन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, यानी पानी में दे रहा था। तो एसिड्स तो इन दोनों के मिलते जुलते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स के लिहाज से देखें कि एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन सी हो सकती है ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट की, एसिड्स और बेस के लिहाज से अगर हम देखें तो एसिड्स को भी हम साथ में डिफाइन कर रहे हैं और बेस को भी हम साथ में, दोनों ही एक साथ कवर हो रहे होते हैं इसके। क्योंकि अगर एक एसिड है, एक प्रोटॉन को लॉस करेगा तो अंडरस्टूड है कि दूसरा इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो बेस कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCl है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NH3 के साथ, और NH3 के साथ ये मिलकर क्या बना देता है। अब आप देखें जरा कि ये एसिड है, ये प्रोटॉन लॉस कर देता है और ये इस प्रोटॉन को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है। यहाँ से ये वाला प्रोटॉन निकलकर इस NH3 पर लोन पेयर होता है, ये जाके इसको एक्सेप्ट कर देता है। तो प्रोटॉन लॉस हो रहा है ना, HCl में से प्रोटॉन निकल रहा है। प्रोटॉन निकलने की बात यह है, या इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो ये बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक होता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन भी छीन लेता है और हाइड्रोजन का भी छीन लेता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं निकलता, बल्कि किस अंदाज में निकलता है, प्रोटॉन की फॉर्म में ही रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास छोड़ के चला जाएगा, इस नेगेटिव वाली स्पीशीज के पास, क्लोरीन के पास। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलकर इस NH3 के पास आएगा। तो जब NH3 के पास आएगा, NH3 ने पहले 3 हाइड्रोजन है, अब एक इसने एक्सेप्ट किया तो कितने बने, 4। लेकिन ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब आए जरा यहाँ पे कि जब क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी आया, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी छीन के आ रहा है। तो इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेके आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इस HCl ने प्रोटॉन को लॉस किया तो ये एसिड बना, और इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया अमोनिया ने, ये क्या बना, बेस बना। तो इस तरह ये क्या हुआ, एसिड बेस बन गए। और ये हमारे पास क्या है कि एसिड वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और बेस वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये किस में हो रहा है, एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का। HCl है और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, H2O के साथ। अब इसमें हम देखते हैं कि HCl के प्रोटॉन लॉस करने की ताकत ज्यादा है, तो ये एसिड्स कहलाता है, और पानी के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ताकत क्या है, ज्यादा है, ये बेस कहलाता है। यहाँ पे पानी खुद यहाँ पे क्या बना हुआ है, बेस बना हुआ है, बेस के तौर पर, यानी पानी, यानी ये सारे का सारा रिएक्शन हम एक्वस मीडियम में कर रहे हैं। ये भी एक्वस सोल्यूशन है इसका, और इसका भी सोल्यूशन क्या है, ये खुद ही एक्वस है, ये खुद ही पानी है। हमने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, इस HCl से प्रोटॉन चला जाता है किसके पास, पानी के पास। तो इसमें पानी खुद इन्वॉल्व है, पानी खुद सॉल्वेंट भी है और पानी खुद एज अ
बेस भी है। तो हम जब देखते हैं कि यहाँ का प्रोटॉन बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहाँ का प्रोटॉन निकल आएगा और इस H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो जाके ये एक लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि ये मेरे पास पहले पानी के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 की बजाय अब कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, प्रोटॉन, इसके ऊपर चार्ज भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और साथ में क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें देखें कि एसिड क्या है, वो स्पीशीज है जो क्या लॉस कर रहा है, प्रोटॉन, और बेस कौन सी स्पीशीज है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और साथ ये क्या बन जाता है, H3O+, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जो NH4+ बना था इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, और साथ में क्या बने, क्लोराइड आयन बन गए हैं। अब इस ये तो हमने देखा कि एसिड्स बेस क्या होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि ये एसिड्स और बेस, एक इसी तरीके से एक और एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं। CH3COOH है, एसिडिक एसिड है, और साथ में पानी है, H2O है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, CH3COOH एसिडिक एसिड, इसके प्रोटॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है और पानी के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की खूबी ज्यादा है। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा और जो प्रोटॉन लॉस करेगा वो एसिड्स कहलाएगा। यहाँ का प्रोटॉन निकलकर ये किसके पास चला जाएगा, पानी के पास। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ये क्या बना लेते हैं, CH3COO- और साथ में क्या बन जाता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्रोटॉन को लॉस कर रहा है, एसिड बना, और प्रोटॉन जा किसकी तरफ रहा है, पानी के पास, ये इसको एक्सेप्ट करके बेस बन जाता है, खुद बेस कहलाता है पानी, और एसिडिक एसिड्स क्या कहलाता है, एसिड। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती है ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि जो प्रोटॉन लॉस भी कर सकती हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती हों और प्रोटॉन लॉस भी कर सकती हों, डोनेट भी कर सकती हों, मतलब डोनेट भी करती हों। यानी ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगी हम उनको क्या कहेंगे, बेस, ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। और ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करें वो क्या कहलाएंगे, एसिड। अगर एक ही स्पीशीज ये दोनों काम कर सकती हो, वो किसी के साथ मिलकर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही हो, किसी दूसरे रिएक्शन में जाके वो प्रोटॉन लॉस करी हो, तो ऐसी स्पीशीज जो एसिड्स और बेस दोनों के तौर पर काम करती हैं हम उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। वो वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी, एम्फोटेरिक स्पीशीज कहलाएगी। अब जो एम्फोटेरिक स्पीशीज है इसका क्या मतलब है, एम्फोटेरिक में जो एम्फो का लफ्ज है या एम्फी का लफ्ज है, ये कहीं पे भी आ जाए, एम्फो है या फिर एम्फी, ये साइंस की जबान में कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब होता है बोथ, यानी दोनों। इसका मतलब क्या है, बोथ, यानी एज आ दोनों के तौर पर वो बिहेव करता है, एज आ एसिड्स भी बिहेव करता है और एज आ बेस भी बिहेव करता है। अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एक एम्फोटेरिक स्पीशीज को हम देख लेते हैं कि क्या होती है एम्फोटेरिक स्पीशीज। अब आ जाए, यहाँ पे HCl है मेरे पास, इसका रिएक्शन पानी के साथ होता है, अभी मैंने ऊपर करके दिखाया भी है। और ये जो HCl है इसके प्रोटॉन लॉस करने की ताकत ज्यादा है, ये एसिड है, और H2O के प्रोटॉन गेन करने की ताकत ज्यादा है, ये क्या है, बेस। यहाँ का H लॉस होता है, ये H कौन गेन कर लेता है, पानी गेन कर लेता है, तो पानी क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और इसके साथ क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। ठीक है, यहाँ भाई पानी क्या बिहेव कर रहा है, एज अ बेस बिहेव कर रहा है। अगर हम इसी H2O का रिएक्शन पानी के साथ करवा देते हैं, H2O का रिएक्शन किसके साथ, H2O है, और प्लस मेरे पास क्या है, H2O का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा देते हैं, तो यहाँ पे H2O का रिएक्शन किसके साथ है, अमोनिया के साथ है, और ऊपर रिएक्शन H2O का HCl के साथ है। अब यहाँ पे उलट हो गया, यहाँ पे 2 स्पीशीज है, H2O है और NH3, दोनों में मुकाबला होता है, कौन प्रोटॉन लॉस करेगा, कौन प्रोटॉन
एक्सेप्ट करेगा तो पानी के प्रोटॉन लॉस करने की सलाहियत ज़्यादा है, ये एसिड के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। और अमोनिया के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ताकत ज़्यादा है, ये यहाँ पे किसके तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर। यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो H2O किस में बदल जाता है, OH आयन में बदल जाता है। और जो प्रोटॉन यहाँ से निकल कर इस अमोनिया के पास आता है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अमोनियम आयन बना देते हैं, NH4+ बना देते हैं। अब हमने देखा कि ये पानी आपने जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो पानी ने किसके तौर पर काम किया, एसिड के तौर पर। लेकिन जब इसी पानी को आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो इस पानी ने किसके तौर पर काम किया, बेस के तौर पर। एक जगह पे पानी जाके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरी जगह पे जाके यही पानी प्रोटॉन लॉस कर रहा है। तो प्रोटॉन जो पानी है वो दोनों तरह बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी। तो इस पानी को हम एम्फोटेरिक स्पीशीज कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक स्पीशीज कहेंगे। ये एज अ एसिड भी काम कर रहा है और एज अ बेस भी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि पानी के पास दोनों सलाहियतें मौजूद है। किस तरह, वो मैं समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मेरे पास ये पानी है H2O और H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होती हैं, 2 लोन पेयर होती हैं। आप जरा ध्यान दें, गौर से देखें कि इस लोन पेयर की वजह से ये कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर की वजह से ये कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या कहलाएगा, बेस। और इनके पास यहाँ पे अपने प्रोटॉन मौजूद है और ये कोई प्रोटॉन लॉस कर सकते हैं। ये लॉस करे तो क्या कहलाएगा, एसिड। और अगर ये इसके पास लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो पानी दोनों तरह बिहेव करता है और ये बिहेव करने के लिए, एम्फोटेरिक स्पीशीज को बिहेव करने के लिए उस स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए, ये 3 चीजें में से जो है ना, प्रोटॉन लाजमी होना चाहिए एज आ एसिड्स के तौर पर बिहेव करने के लिए ताकि वो लॉस करे। और इसके अलावा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, लोन पेयर होना चाहिए या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। जिस स्पीशीज के ऊपर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो और उसके साथ प्रोटॉन भी हो तो वो स्पीशीज एज आ एम्फोटेरिक स्पीशीज के तौर पर काम कर सकती हैं। लोन पेयर से या नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि ये किसी और से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं इस लोन पेयर की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। और प्रोटॉन का मतलब यह है कि उसके पास मौजूद हो तो ताकि वो प्रोटॉन लॉस कर सके। तो प्रोटॉन लॉस करेगा, क्या कहलाएगा, एसिड। और जब लोन पेयर होगा इससे जब वो कोई प्रोटॉन दूसरे से एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस। ये हुआ एम्फोटेरिक स्पीशीज का कि एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती हैं। अब कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती, वो हम ये कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाती, उसमें सारी खूबियाँ मौजूद नहीं होती। ऐसा ही ब्रोंसेड और लोरी कॉन्सेप्ट में भी है, ये भी एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ऐसे बहुत से एसिड्स मौजूद हैं जो कहलाते तो एसिड्स हैं लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो ब्रोंसेड और लोरी कॉन्सेप्ट्स की भी लिमिटेशन मौजूद हैं, वो भी बहुत सी स्पीशीज को डिफाइन नहीं कर पाता। तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिटेशंस की तरफ आते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। अब आते हैं, मेरे पास है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, एक एसिड है, लेकिन ब्रोंसेड और लोरी इसको डिफाइन नहीं करता। ब्रोंसेड और लोरी का कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन करने में फेल हो जाता है क्योंकि ब्रोंसेड और लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिड वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट करें, लेकिन SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड के पास तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, इसके पास तो कोई एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन डोनेट करे। इस वजह से SO3 को जो ब्रोंसेड लोरी कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये यहाँ तक आके महदूद हो जाता है, ये भी सारे एसिड बेस को डिफाइन नहीं करता। इसी तरह अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड्स की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये बेस है, लेकिन आर्हेनियस जो ब्रोंसेड और लोरी कॉन्सेप्ट है ये इसको डिफाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ब्रोंसेड और लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस वो स्पीशीज है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड्स के पास ये सलाहियत नहीं है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट
नहीं करता। इस वजह से ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ, इसको डिफाइन करने में फेल हुआ। ये इसलिए फेल हुआ यहाँ पे क्योंकि ये प्रोटॉन लॉस नहीं करता, इसके पास कोई प्रोटॉन है नहीं, और यहाँ पे इसको डिफाइन करने में इसलिए फेल हुआ क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। इस वजह से लिमिटेशन है ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट की भी, ये भी कंप्लीट नहीं है। और हमें इससे भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट चाहिए जो सारे एसिड्स बेस को क्लासिफाई करे या डिफाइन करे। सारे एसिड्स बेस को अगर वो डिफाइन नहीं करता, कम से कम मैक्सिमम को वो अपने अंदर समा सके। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक चीज जो मैंने यहाँ पे खुद जानबूझ के छोड़ दी है, ये हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने इस लेक्चर में इसलिए नहीं बताया क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। इसी कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस के बारे में इंशाल्लाह मैं इससे अगला लेक्चर इसी कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस के बारे में हमारा होगा। और ये जो कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट हमें दिया है, ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट्स की बदौलत ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू रखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड्स और ये कॉन्जुगेट बेस क्या होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।